क्या देशद्रोह की कोई उम्र होती है क्या? क्या उम्र 21 या 22 हो तो दंगा फैलाने की आजादी होती है क्या? हो सकता है सुनने में सवाल आपको अजीब लगे, लेकिन यकीन मानिए दिल्ली दंगों के अंतर्राष्ट्रीय टूल किट तैयार करने और इस साजिश में शामिल होने के आरोप में जिस दिशा रवि को बेंगलुरु से गिरफ्तार किया गया, उसे बचाने के लिए सबसे बड़ा हवाला तर्क उसकी उम्र का दिया जा रहा है कि वो तो बच्ची है, 22 साल की है, क्योंकि उसकी उम्र 22 साल है। दिल्ली दंगों जैसी बड़ी साजिश में भी उसकी छोटी उम्र बताकर सहानुभूति जाहिर की जा रही है, लेकिन दिशा रवि का बचपना और वो कितनी बच्ची है, इसका खुलासा आज देशहित में हम करने जा रहे हैं। हम आपको बताएंगे दिशा रवि की ग्रेटा थनबर्ग से व्हाट्सएप चैट, जी हां, जिसको देखने के बाद आप तय कीजिएगा कि दिशा रवि कितनी बच्ची है। इस व्हाट्सएप चैट को देखने के बाद आप समझ जाएंगे कि अपराध का ना उम्र से कोई लेना देना नहीं होता, कोई रिश्ता नहीं होता। दिशा रवि इस व्हाट्सएप चैट में मान रही हैं, ध्यान से सुनिएगा, उनकी गिरफ्तारी कभी भी हो सकती है। दिशा ये भी मान रही है कि उनके खिलाफ यूएपीए जैसा आतंकवादी संबंधी कानून लगाया जा सकता है। बच्ची मान रही है कि उसके खिलाफ यूएपीए लग सकता है। बच्ची सोचिए, जिस पर दिल्ली दंगों की टूल किट एडिट करने का आरोप लगा हो, जिसे अपने खिलाफ यूएपीए लगने का डर हो, जिस पर दंगों की टूल किट को एडिट करने का आरोप हो, क्या उसकी उम्र की वजह से उसे बचाना ठीक है? दिशा आप कुछ कहना चाहेंगी? दिशा आप कुछ कहना चाहेंगी? दिशा आप कुछ कहना चाहेंगी? A tweet by a girl of 21 or 22 can destabilize India. 21 वर्षीय दिशा रवि ये मोदी सरकार का असली चरित्र दिखाती है। क्या इस सरकार को शर्म नहीं आती है? 21 साल की बच्ची स्टूडेंट, उसको पुलिस के जरिए गिरफ्तार करा लिया गया। 21 साल की बात नहीं है, ये स्वतंत्र विचार और सशक्त इरादों की बात है। जो ये कहकर सहानुभूति जता रहे हैं कि दिशा तो सिर्फ 22 साल की है, जो ये कहकर गिरफ्तारी पर सवाल उठा रहे हैं कि दिशा तो बच्ची है, उन्हें 33 शब्दों का वो व्हाट्सएप मैसेज देखना चाहिए जिसे दिशा रवि ने ग्रेटा थनबर्ग को लिखा। ये मैसेज दिशा की उम्र की दुहाई देने वालों को ये बताने के लिए काफी है कि दिशा खुद समझ चुकी थी कि वो फंस गई है। दिशा ने ग्रेटा को मैसेज में लिखा था, यानी कुछ वक्त के लिए क्या हम शांत नहीं रह सकते? यानी मैं वकीलों से बात करने जा रही हूँ। दिशा फिर लिखती है, यानी सॉरी, उसमें हमारे नाम सामने आ चुके हैं, यानी हमारे खिलाफ सचमुच यूएपीए कानून लग सकता है। दिशा ने अंग्रेजी के 33 शब्दों के व्हाट्सएप चैट में 4 बातें लिखी और चारों बातें दिल्ली दंगों के टूलकिट के खुलासे के बाद उसकी घबराहट बता रही थी। दिशा ने ग्रेटा को व्हाट्सएप पर पहली बात लिखी कि क्या कुछ वक्त के लिए हम चुप नहीं रह सकते, यानी दिशा नहीं चाहती थी कि मामला खुल जाने के बाद ग्रेटा किसानों या उनके आंदोलन को लेकर कुछ भी बोले। दिशा की इस घबराहट की वजह थी दिल्ली दंगों का वो टूल किट जिसे ग्रेटा ने सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया था। दिल्ली हिंसा के बाद 2 फरवरी को ग्रेटा थनबर्ग ने एक ट्वीट किया था। ट्वीट में #फार्मर्स प्रोटेस्ट शेयर करते हुए ग्रेटा ने लिखा था कि हम किसानों के बारे में बात क्यों नहीं कर रहे हैं। ग्रेटा ने इसी ट्वीट में गलती से वो टूल किट भी शेयर कर दी थी, जिससे खुलासा हो गया कि कैसे 3 जनवरी से ही 26 जनवरी के दिन दंगों की पूरी तैयारी हो रही थी। दिशा ने अपने साथियों शांतानु और निकिता जैकब के साथ मिलकर टूल किट गूगल डॉक्यूमेंट को बनाया। दिशा की जो फ्राइडे फॉर फ्यूचर नामक पर्यावरण आंदोलन से जुड़ी हैं, उसने ही ग्रेटा थनबर्ग को टेलीग्राम पर यह टूल किट भेजी है। अपने 33 शब्दों के व्हाट्सएप चैट में दिशा ने दूसरी सबसे बड़ी बात ये लिखी कि वो जल्द ही अपने वकीलों से बात करने जा रही है। यानी दिशा को ये पता था कि उसके कहने पे ग्रेटा ने जिस टूल किट को शेयर किया है, उसकी वजह से उसको पुलिस कभी भी गिरफ्तार कर सकती है। यानी 21 साल की दिशा को ये पता था कि उसने कौन सा अपराध किया है। बेंगलुरु की दिशा रवि दंगों के उस पावर प्रेजेंटेशन की एडिटर भी थी, जिसे ग्रेटा ने 3 फरवरी को पहले शेयर किया, फिर डिलीट कर दिया था। ग्रेटा ने उसकी कुछ लाइनें हटाकर उसे दोबारा ट्वीट किया। उन शब्दों को टूलकिट से एडिट करने का काम दिशा रवि ने ही किया था। इन डॉक्यूमेंट्स के तार खालिस्तान समर्थक संस्था पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन से जुड़े हुए हैं।
शायद इसी वजह से दिशा ने ग्रेटा थनबर्ग को अपने व्हाट्सएप चैट में ये तीसरी बड़ी बात कही। दिशा ने कहा कि सॉरी, उसमें हमारे नाम सामने आ चुके हैं, उसमें यानी दंगों के टूल किट के मामले में। यानी दिल्ली दंगों की टूल किट की एडिटर दिशा रवि को आभास हो चुका था कि वो किसी भी वक्त गिरफ्तार हो सकती हैं, क्योंकि साइबर सेल पता लगा चुकी थी कि 11 जनवरी को दंगों के मास्टरमाइंड माने जा रहे मोहम्मद धालीवाल से दिशा और उसकी दोस्त निकिता जैकब की ऑनलाइन मीटिंग हो चुकी है। पोएटिक जस्टिस फॉर फाउंडेशन के एमओ धालीवाल ने अपने कनाडा में रह रही सहयोगी पुनीत के जरिए निकिता जैकब से संपर्क किया और मकसद था कि रिपब्लिक डे के दिन ग्लोबल डे ऑफ एक्शन करना और उससे पहले और बाद में ट्वीट स्टॉर्म और डिजिटल स्ट्राइक करना। पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन ने एक जूम मीटिंग का आयोजन किया जिसको निकिता, शांतनु, एमओ धालीवाल व अन्य व्यक्तियों ने अटेंड किया। इस मीटिंग के दौरान निर्णय लिया गया कि इस कैंपेन को विश्व स्तर पर फैलाया जाए और धालीवाल का मकसद इस मुद्दे को बड़ा बनाना और किसानों के बीच असंतोष व गलत जानकारी फैलाना था। ग्रेटा थनबर्ग से दिशा के व्हाट्सएप चैट में जो चौथी सबसे बड़ी बात लिखी है वो है आतंकवाद संबंधी कानून UAPA। दिशा ने ग्रेटा को लिखा था कि हमारे खिलाफ सचमुच UAPA लग सकता है, यानी दिशा जानती थी कि वो जिस साजिश में शामिल है वो कोई मामूली अपराध नहीं बल्कि आतंकवादी गतिविधि है। सोचिए, 22 साल की दिशा को दिल्ली दंगों की टूलकिट एडिट करने का अधिकार दिया गया था। मतलब ये कि दिशा दिल्ली दंगों के साजिशकर्ताओं के लिए काफी भरोसेमंद थी, इसलिए दिशा देशद्रोह समेत कई गंभीर आरोप में गिरफ्तार हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। मतलब आपने देखा कितनी मासूम है दिशा रवि, इतनी मासूमियत से वो लिख रही है व्हाट्सएप चैट में कि उसके खिलाफ UAPA लग सकता है। और बचपना देखा आपने, जो लोग बच्ची कह रहे हैं ना दिशा रवि को, व्हाट्सएप चैट जो जी न्यूज़ ने अभी आपको दिखाई जिसमें वो कह रही है कि उसके खिलाफ UAPA लग सकता है। लेकिन 10 बड़े खुलासे दंगों की टूलकिट मामले में 10 बड़े खुलासे देख लीजिए कि 11 जनवरी को 26 जनवरी हिंसा पर पहली ऑनलाइन मीटिंग हुई थी। 26 जनवरी पर जो होना है उसको लेकर 11 जनवरी को एक जूम मीटिंग हुई थी, या दिल्ली पुलिस की तरफ से यह खुलासा किया गया है। खुलासा नंबर 2, ऑनलाइन जो मीटिंग हुई उसमें मो धालीवाल, निकिता जैकब, दिशा समेत कई लोग थे। नंबर 3, 26 जनवरी को हिंसा भड़काने के मकसद से ऑनलाइन मीटिंग की गई, पूरी तैयारी की गई थी। खुलासा नंबर 4, ये जो ऑनलाइन मीटिंग हुई थी इसमें मो धालीवाल ने कहा कि मुद्दा बड़ा बनाना है और मदद दिशा रवि की। इसके अलावा खुलासा नंबर 5, टूलकिट में विदेश में भारतीय दूतावासों को टारगेट करने की योजना बनाई गई थी। हुआ बिल्कुल हूबहू वैसा, यही दिल्ली पुलिस ने कहा कि जो लिखा था हूबहू ऐसा हुआ। खुलासा नंबर 6, टूलकिट में यह भी कहा गया कि जो भारत की जो योगा वाली छवि है उसको डेंट करना है, उसको नुकसान पहुंचाना है, भारत की छवि खराब करने की कोशिश है, यह साजिश है। यह आज दिल्ली पुलिस की तरफ से बताया गया। ये हम वो खुलासे बता रहे हैं जो दिल्ली पुलिस ने किए हैं। खुलासा नंबर 7, 26 जनवरी हिंसा के बाद अंतर्राष्ट्रीय सेलिब्रिटी से संपर्क कि इनसे फिर आगे बढ़ाना होगा, जिस तरह वेस्ट से समर्थन आना होगा, और हुआ भी बिल्कुल वैसा। रियाना से ट्वीट आया, ग्रेटा, तमाम लोग आए, उन्होंने ट्वीट किया। मतलब हूबहू जो उसमें लिखा गया टूल किट में ठीक वैसे वैसे हुआ। दिशा ने, यह सबसे बड़ा खुलासा कि दिशा रवि ने टेलीग्राम पर यह टूल किट जो है वो ग्रेटा थनबर्ग को भेजी। यह सबसे बड़ा खुलासा था। यह टूल किट दिशा ने भेजी थी ग्रेटा थनबर्ग को। खुलासा नंबर 9, दंगों की टूल किट फैलाने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप भी बना था, एक व्हाट्सएप ग्रुप बना। और खुलासा नंबर 10, दंगा टूल किट का खुलासा होने के बाद व्हाट्सएप ग्रुप डिलीट किया गया। आप ये समझिए कि दरअसल क्योंकि अब पाकिस्तान भी इसमें इन्वॉल्व हो रहा है, पाकिस्तान की तरह से, इमरान खान की तरह से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी की तरह से भी दिशा रवि की गिरफ्तारी का विरोध किया जा रहा है। पाकिस्तान भी विरोध कर रहा है कि गलत हो रहा है, और यहां पर भी कुछ लोग हैं। तो आप इसको इस तरीके से समझिए कि भारत के खिलाफ ये एक बड़ा अंतर्राष्ट्रीय टुकड़े टुकड़े गठबंधन है, ये इंटरनेशनल अलायंस है इंडिया के खिलाफ, एंटी इंडिया इंटरनेशनल अलायंस। किसान आंदोलन के नाम पर भारत के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय टुकड़े टुकड़े गैंग की कड़ियां कैसे एक साथ जुड़ती नजर आ रही हैं, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा बाबू।
दिल्ली दंगा टूलकिट केस में गिरफ्तार दिशा रवि वो कड़ी है जिसने अंतर्राष्ट्रीय टुकड़े टुकड़े गैंग की सभी टूटी कड़ियों को जोड़ दिया है। इस साजिश में अगर खालिस्तान समर्थक मो धालीवाल मास्टरमाइंड है तो दिशा रवि, निकिता जैकब जैसे कई लोग इस साजिश के चेहरे हैं। दिशा को इंटरोगेट किया गया। दिशा ने अपने साथियों शांतनु और निकिता जैकब के साथ मिलकर टूल किट गूगल डॉक्यूमेंट को बनाया और लोगों में प्रेषित किया। मकसद था कि रिपब्लिक डे के दिन ग्लोबल डे ऑफ एक्शन करना। दिशा दिल्ली दंगों की साजिश में 6 दिसंबर से ही जुड़ी हुई थी। पुलिस के मुताबिक खालिस्तान समर्थक संस्था पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन के सह संस्थापक मो धालीवाल ने इस साजिश को भारत में आगे बढ़ाने के लिए पुनीत नाम की सहयोगी से संपर्क किया। कनाडा की पुनीत मुंबई में निकिता जैकब को जानती थी। निकिता जैकब बेंगलुरु की दिशा रवि को जानती थी और दिशा रवि पर्यावरण कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग के संपर्क में थी। 11 जनवरी को मो धालीवाल ने जूम से मीटिंग की। मीटिंग में दिशा, निकिता के अलावा 60 से 70 लोग शामिल थे। मीटिंग में मो धालीवाल ने कहा, मुद्दे को बड़ा बनाना है। मीटिंग का मकसद किसानों के बीच असंतोष फैलाना था। इन लोगों का मकसद किसानों का भला नहीं था, बल्कि ये लोग कृषि बिल के नाम पर भारत में विद्रोह की स्थिति बनाए रखना चाहते हैं। ये खुलासा खुद खालिस्तान समर्थक मो धालीवाल ने 26 जनवरी को कनाडा में दिए भाषण में किया था। If the farm bills get repealed tomorrow, that is not a victory. This battle begins with the repeal of the farm bills. It does not end there. If anybody tells you that this battle is going to end with the repeal of the farm bills, that is because they're trying to drain energy from this movement. They're trying to tell you that you are separate from Punjab and that you are separate from the Khalistan movement. You are not. खुलासा हुआ है कि दिल्ली दंगों की ये टूलकिट दिशा रवि, निकिता जैकब और शांतनु ने बनाई थी। जी न्यूज ने खुलासा किया था कि दंगों की टूलकिट में वो बात साफ साफ लिखी थी जिसे मो धालीवाल ने माना था। टूलकिट में लिखा था, आंदोलन की सबसे बड़ी कमजोरी है नो प्लान बियॉन्ड रिपील, यानी कि कृषि कानून वापस होने के बाद आगे का कोई प्लान नहीं है। 11 जनवरी 2021 को आस्क वाई इंडिया कैंपेनर्स पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन ने एक जूम मीटिंग का आयोजन किया जिसको निकिता, शांतनु, मो धालीवाल व अन्य व्यक्तियों ने अटेंड किया। इस मीटिंग के दौरान निर्णय लिया गया कि इस कैंपेन को विश्व स्तर पर फैलाया जाए। दिल्ली पुलिस ने खुलासा किया कि 26 जनवरी को लाल किला हिंसा के बाद एक और मीटिंग की गई। मीटिंग में इंटरनेशनल सेलिब्रिटी एक्टिविस्ट से संपर्क करने का प्लान बना। दिशा ग्रेटा को जानती थी, इसलिए ग्रेटा को किसानों के नाम पर भारत विरोधी प्लान में शामिल किया गया और इसके बाद ग्रेटा ने समर्थन तो किया, लेकिन गलती से दिशा के खालिस्तानी गैंग की साजिश का प्लान लीक कर दिया। मकसद ये था कि टूल किट को इतना प्रोपेगेट किया जाए वर्ल्ड वाइड के जो हमारी एम्बेसीज बाहर इंडिया से एम्बेसीज जो बाहर है उनके खिलाफ भी प्रदर्शन हो और जो इंडिया का जो इमेज है उसको टार्निश किया जाए। और इसलिए जो भी बड़े जैसे इनकी फॉलोइंग ज़्यादा है उनको इसमें रोप इन किया गया। दिल्ली पुलिस ने बताया कि दंगों की टूलकिट का खुलासा होते ही दिशा ने मोबाइल फोन से इससे जुड़ा डेटा डिलीट कर दिया। दिशा को 5 दिन के लिए पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। वहीं टूलकिट केस की दूसरी आरोपी निकिता जैकब के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। देखिए, आलोचना यह कहकर की जा रही है कि सरकार का विरोध किया तो गिरफ्तार कर लिया गया। हम उन लोगों से कहना चाहते हैं कि सरकार का विरोध अगर किया तो क्या उन्होंने ऐसी कभी दंगों की पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाई? क्या ऐसी कोई टूलकिट बनाई? सरकार विरोध और देश विरोध में बहुत फर्क है। सरकार विरोध की सजा नहीं है, ये देश विरोध की सजा है। सोचिए, 27 नवंबर से दिल्ली में किसान आंदोलन चल रहा था, 27 नवंबर, और 6 दिसंबर को ही किसान आंदोलन के नाम पर साजिश की स्क्रिप्ट तैयार की गई। व्हाट्सएप ग्रुप बना लिया गया था 6 दिसंबर को। आप सोचिए ना, बार बार जो कह रहा था कि 26 जनवरी को ही ट्रैक्टर परेड निकलेगी, लाल किले पर हुआ ये सब कुछ, राजपथ पर ट्रैक्टर परेड दिल्ली के अंदर, ये सब कोई स्क्रिप्ट थी, क्योंकि 6 दिसंबर को व्हाट्सएप ग्रुप बन चुका था और दिल्ली दंगों की साजिश तैयार की जा रही थी। दिल्ली दंगा पार्ट 2 3 जनवरी को दिल्ली दंगों की टूलकिट में पूरे प्लान का जिक्र कर दिया गया था। पूरी डेट शीट थी, पूरा प्लान था हूबहू। पुलिस की तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, पुलिस ने बताया कि जो टूलकिट में लिखा गया है हूबहू दिल्ली में वैसा वैसा हुआ, उस दिन हुआ। 26 जनवरी
ग्लोबल डे ऑफ एक्शन, ये सब कुछ हुआ। 26 जनवरी को दंगे हुए, लेकिन दंगों पर अंतर्राष्ट्रीय मदद लेने के चक्कर में ग्रेटा से समर्थन कराया गया और ग्रेटा की एक गलती ने पूरी की पूरी साजिश की पोल खोल दी, भेद खोल दिया। जहां पर से दिशा रवि को पुलिस ने शनिवार को गिरफ्तार किया और अपने साथ उन्हें दिल्ली ले गई। फिलहाल इस घर के बाहर जो है ताला लगा है और यहाँ पर मौजूद सिर्फ एक स्कूटर है और 2 कुत्ते हैं। बार बार खटखटाने पर भी कोई बाहर नहीं आता, यानी इस वक्त इस मकान के अंदर कोई मौजूद नहीं है। पड़ोसियों से मिली जानकारी के मुताबिक ये परिवार यहाँ 12 से 15 सालों से रह रहा है और इन्होंने इस परिवार के बारे में कभी कोई ऐसी वैसी बात नहीं सुनी है। उनके लिए ये घटना भी काफी आश्चर्यजनक है। दिशा रवि पे आरोप है कि उसने ग्रेटा थनबर्ग को टूल किट उपलब्ध करवाई और उससे पहले उसके साथ छेड़छाड़ भी की। दिशा ने ये क्यों किया, ये एक बड़ा सवाल है। क्या ये एक्टिविज्म का युवा जोश था या वो किसी षड्यंत्र के तहत ऐसा कर रही थी? कैमरामैन तारक रामू के साथ जयपाल शर्मा, जी मीडिया, बेंगलुरु। और कुछ गलत नहीं किया तो फिर भागना क्यों, फरार क्यों? अगर कुछ लोग कह रहे हैं कि दिशा रवि ने कुछ गलत नहीं किया, चलिए उनको तो गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन दिशा रवि की दूसरी सहयोगी निकिता जैकब, अगर उन्होंने कुछ गलत नहीं किया तो फिर भागना क्यों, कानून से भागना क्यों, फरार क्यों, एब्सकॉन्डर क्यों? दरअसल दिल्ली दंगों की साजिश के आरोप में पुलिस को आरोपी निकिता जैकब की तलाश है, वो फरार चल रही हैं। टूलकिट केस में निकिता के खिलाफ गैर जमानती वारंट, NBW नॉन बेलेबल वारंट जो है, गैर जमानती वारंट जारी हो चुका है। 4 दिन पहले स्पेशल सेल की टीम निकिता जैकब के घर गई थी मुंबई। उनके इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की जांच हुई। शाम हो जाने की वजह से तब निकिता से पुलिस ने पूछताछ नहीं की और इसके बाद से निकिता गायब है, उनका पता ही नहीं है कोई। ग्रेटा थनबर्ग के टूल किट मामले से जुड़ी निकिता जैकब गोरेगांव के इसी रहेजा शेरवुड बिल्डिंग में रहती हैं, जहां 11 फरवरी को दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने उनसे पूछताछ करने आई थी, जहां कई इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस जब्त किए गए हैं। निकिता जैकब, दिशा रवि और शांतनु ने मिलकर एक जूम मीटिंग की थी। जूम मीटिंग में ये तय किया गया था कि आखिर 26 जनवरी को किस तरीके से किसान आंदोलन के समर्थन में क्या क्या करना है, कहाँ विद्रोह और कहाँ किस तरीके की तैयारी की जानी है, इसी बात को लेकर टूल किट बनाया गया था और यही टूल किट ग्रेटा थनबर्ग से शेयर किया गया था। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच यहाँ 11 फरवरी को उनसे पूछताछ करने आई थी। पूछताछ के दौरान कई इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस भी जब्त किए गए। इसके बाद से निकिता जैकब गायब हैं। पिछले 4 दिनों से निकिता जैकब की तलाश की जा रही है। निकिता जैकब ने मुंबई हाई कोर्ट में अपने एंटीसिपेटरी बेल की एप्लीकेशन दिया है। उसमें कई बातों का जिक्र भी किया गया है। निकिता जैकब की तरफ से जिक्र किया गया है कि उनसे जो पूछताछ की गई है, उस पूछताछ में कई बातों को वो पहले ही कह चुकी हैं और उन्होंने लगभग 1 हफ्ते का रियायत मांगी है, जिस पर सुनवाई अभी बाकी है। निकिता जैकब यहाँ से अभी तक गायब हैं और कई मामलों में उनसे पूछताछ की भी बारी आ रही है। पुलिस इस बात की पूरी तरह से तहकीकात कर रही है कि आखिर निकिता जैकब गायब या अंडरग्राउंड हुई हैं तो कहां और किस तरीके से, इस बात की तलाश भी भरपूर की जा रही है। कैमरामैन अनिल के साथ राजीव रंजन सिंह, जी मीडिया, मुंबई। और सोचे ना, जो लोग दिशा रवि की जांच के खिलाफ है वो लोग सचिन और लता मंगेशकर की ट्वीट की जांच पर ताली बजा रहे थे। ये भी विरोधाभास है, हिपोक्रेसी इसको कहा जाता है। वैसे भारत का किसान आंदोलन भारत विरोधी ताकतों के लिए आतंकी साजिश का एक बहुत बड़ा मंच बन गया, एक मौका था। आंदोलन एक मौका हुआ उनके लिए। रोज इस साजिश के कुछ ना कुछ लगातार खुलासे हो रहे हैं। पहले किसानों के बीच खालिस्तानियों के नए पोस्टर दिखाई दिए, जगतार सिंह हवारा से लेकर जर्नैल सिंह भिंडरा वाले, हर कोई नजर आया। अब खुफिया सूत्रों के हवाले से बड़ा खुलासा ये भी हो रहा है कि पाकिस्तान खुलेआम भारत में बैठे खालिस्तानी समर्थकों को बम बनाने की भी ट्रेनिंग मुहैया करा रहा है। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं आप, खालिस्तानी समर्थकों को बम बनाने की ट्रेनिंग मुहैया करा रहा है पाकिस्तान। पता चला है कि पाकिस्तान में मौजूद सिख फॉर जस्टिस से जुड़े एक आतंकी ने भारत में मौजूद खालिस्तानी समर्थक को बम बनाने का ऑनलाइन लिंक भेजा था। यह साजिश कितनी गहरी हो सकती है और इसमें पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI का कितना हाथ है? क्या कश्मीर से पंजाब पहुंचा पाकिस्तान का टेरर प्लान? क्या फिर खालिस्तानियों का हैंडलर बन रहा है पाकिस्तान?
क्या आतंकी बनाने की ऑनलाइन क्लास चला रहा है आईएसआई? क्या सोशल मीडिया इंटरनेट है पाक के टेरर का नया हथियार? ये सवाल क्यों उठ रहे हैं, ये जानने के लिए आप इन तस्वीरों को देखिए। जम्मू पुलिस ने जम्मू से ये बम पकड़ा है। ये इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस यानी आईईडी है। 6.5 किलो का ये बम अगर फट जाता तो तबाही मच सकती थी। पुलवामा की बरसी पर जम्मू को दहलाने की ये साजिश सुरक्षा एजेंसियों ने नाकाम कर दी, लेकिन उसके बाद अब जो खुलासे हो रहे हैं वो बेहद खतरनाक हैं। ये खुलासे पाकिस्तानी आतंक के बढ़ते पंजाब कनेक्शन की ओर इशारा करते हैं। खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट से बड़ा खुलासा हुआ है कि पाकिस्तान के कुछ साइबर एक्सपर्ट खालिस्तानी आतंकियों को ऑनलाइन विस्फोटक बनाने की ट्रेनिंग दे रहे हैं। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक हाल ही में ये बात सामने आई है कि पंजाब में स्थित कुछ खालिस्तानी तत्वों को विस्फोटक बनाने और उससे जोड़ने वाले लिंक भेजे गए हैं। ये खुलासा तब हुआ जब सिक्योरिटी एजेंसीज को पता चला कि पाकिस्तान में मौजूद सिख फॉर जस्टिस से जुड़ा एक आतंकी पंजाब के खालिस्तानी एलिमेंट्स को विस्फोटक बनाने के लिंक भेज रहा है। और इससे पहले पाकिस्तान में आईएसआई ने खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स, सिख फॉर जस्टिस और खालिस्तानी टाइगर फोर्स के कमांडर्स के साथ मीटिंग भी की थी। उसके बाद पाकिस्तान में बैठे साइबर एक्सपर्ट्स के जरिए भारत में खालिस्तान समर्थकों को विस्फोटक की ट्रेनिंग सोशल मीडिया पर देने का प्लान तेज किया गया है। खालिस्तान को लेकर पाकिस्तान की इस ऑनलाइन साजिश पर शक इसलिए भी पुख्ता होता दिखता है क्योंकि जम्मू से 14 फरवरी को अलबद्र का जो आतंकी सुहेल पकड़ा गया था वो भी चंडीगढ़ में नर्सिंग की पढ़ाई कर रहा था और उसे भी पाकिस्तान में बैठे हैंडलर्स ने ही बम बनाने, प्लेस करने और फोड़ने की ट्रेनिंग दी थी। Sohail is associated with the Al-Badr outfit. He is a student of nursing at Chandigarh and he was instructed by the mentors across the border of Al-Badr outfit to plant an IED in crowded places in Jammu and blast it. He was also instructed as to how to activate the IED and how to escape from the place and the timing which would be available to him after planting the IEDs. After his arrest and on his disclosures, we have also apprehended one person from Chandigarh and 2 more associates from Kashmir. इन खबरों के बाद फिर वो आशंका बढ़ी है कि क्या जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों की सख्ती और चुस्ती के बाद पाकिस्तान का टेरर प्लान कश्मीर से शिफ्ट होकर पंजाब पहुंच गया है, क्योंकि पंजाब में पिछले काफी दिनों से पाकिस्तान ड्रोन के जरिए हथियार गिरा रहा है। पता चला है कि खालिस्तानी आतंकी गुट बब्बर खालसा और खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स अपने पाकिस्तानी हैंडलर्स के जरिए पंजाब में हथियारों की स्मगलिंग में जुटे हुए हैं। इसके अलावा राजस्थान और हरियाणा में खालिस्तान समर्थक गुटों का मूवमेंट बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। पिछले हफ्ते जी न्यूज में आपको 6 महीने की तीरा कामत की एक कहानी दिखाई थी कि कैसे उसे स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी नाम की बीमारी है, जिसके लिए 16 करोड़ रुपयों का इंजेक्शन चाहिए। सोशल मीडिया के जरिए तीरा को तो मदद मिल चुकी है, अब हैदराबाद के अयांश को भी आपकी मदद की जरूरत है। 2.5 साल के अयांश को भी उसी इंजेक्शन की जरूरत है। अब सवाल यह है, क्या उसके लिए भी तीरा की तरह ही मदद के हाथ आगे बढ़ेंगे? अपने पिता की गोद में बैठकर गायत्री मंत्र सुना रहा ये है अयांश गुप्ता। अयांश दिमाग से बेहद तेज है, लेकिन इसके शरीर में वैसी फुर्ती नहीं जैसे किसी 2.5 साल के बच्चे में होती है। अयांश ना तो अपने से बैठ सकता है और ना ही चल सकता है, बस लेटे लेटे अपनी गर्दन, अपना हाथ पैर हिला सकता है। यहां तक कि अयांश को खाने पीने में भी दिक्कत होती है। दरअसल अयांश एक ऐसी बीमारी से जूझ रहा है जो देश में 6000 बच्चों में से किसी एक को होती है। अयांश को स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी नाम की बीमारी है। इस बीमारी में शरीर में प्रोटीन बनाने वाला जीन नहीं होता, जिसकी वजह से प्रोटीन शरीर के हिस्सों में नहीं पहुंच पाता
और दिमाग का शरीर की मांसपेशियों पर नियंत्रण नहीं रह जाता। स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी एक जेनेटिक बीमारी है। जीन होता है जो प्रोटीन बनाता है, जो आपको मसल्स को स्ट्रांग रखने में मदद करता है। जो ब्रेन से मसल्स में जो कनेक्शन जाता है वो उस प्रोटीन को जनरेट करती है वो जीन। तो वो जीन ही नहीं है उसकी बॉडी में, तो वो प्रोटीन जनरेट ही नहीं होता है। तो उस प्रोटीन की कमी से उसका मसल्स में कोई मूवमेंट नहीं, तो हेड में, लेग में ना तो वो रोल ओवर कर सकता, ना क्रॉलिंग, ना स्टैंडिंग, कुछ नहीं कर सकता, ना सिटिंग इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। अयांश को बीमारी की वजह से कई बार सांस लेने में भी तकलीफ होती है और उसे अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ता है, जहां उसे सांस लेने के लिए मशीन का सहारा लेना पड़ता है। उस म्यूकस को निकालने के लिए हमें अयांश को बार बार हॉस्पिटल ले जाना पड़ता था, सक्शन कराने के लिए, म्यूकस निकालने के लिए। तो उसको सांस लेने में बहुत प्रॉब्लम होती थी। फिर धीरे से हमें पता लगा कि बाईपेप मशीन होती है जो बच्चों को सांस लेने में मदद करती है। फिर हमने उसका पूरा होल नाइट वो मशीन में ही सोता है, नहीं तो वो सो नहीं पाता। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् विद्युलक्ष्मीः मां विटात्। 2.5 साल का अयांश महामृत्युंजय मंत्र भी सुनाता है, लेकिन उसे नहीं मालूम कि डॉक्टरों ने उसकी जिंदगी की सीमा सिर्फ 4 से 5 साल ही तय की है। लेकिन अगर उसे एक संजीवनी मिल जाए तो अयांश कम से कम 40 सालों तक जिंदा रह सकता है। उस संजीवनी का नाम है ज़ोलगेंसमा इंजेक्शन। अमेरिका में स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी बीमारी की दवा का इलाज 2019 में ही हुआ है। ज़ोलगेंसमा के एक डोज की कीमत बिना टैक्स के करीब 16 करोड़ रुपए है और अमेरिका से आने की वजह से इस पर करीब 6 करोड़ रुपए की इंपोर्ट ड्यूटी भी लगती है। अयांश के माता पिता के लिए इतनी बड़ी रकम जुटाना नामुमकिन है, लेकिन उन्होंने बेटे को सेहतमंद देखने की आस नहीं छोड़ी है और उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए फंड जुटाने के लिए एक मुहिम छेड़ी है। 14 करोड़ की दवाई है, ये तो मतलब एक किसी भी मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास के लिए ये सोचना भी मुश्किल है कि ऐसा हम कर भी सकते हैं, उसको 16 करोड़ की दवाई दिला भी सकते हैं। लेकिन अब मतलब बच्चे को देख के कुछ तो करना है ऐसा लगता है, तो हमने फिर क्राउड फंडिंग सोर्स का सहारा लिया है। हम लोगों के पास जा रहे हैं कि भाई ऐसी ऐसी दिक्कत है, ऐसी ऐसी बीमारी है जिसका ये इलाज है, तो आप हमारी मदद कीजिए। तो हमने इम्पैक्ट गुरु नाम की एक वेबसाइट पे अयांश के बारे में पूरा बताया हुआ, इसकी बीमारी क्या है। सोशल मीडिया और वेबसाइट के जरिए योगेश को काफी मदद मिल रही है। बीते 10 दिनों के अंदर योगेश के पास करीब 1.5 करोड़ रुपए आ गए हैं, जबकि अब भी 14.5 करोड़ रुपए की जरूरत है। मुंबई की 6 महीने की तीरा कामत को भी स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी नाम की बीमारी है, जो हैदराबाद के 2.5 साल के अयांश को भी है। तीरा के लिए लोगों ने खुलकर मदद का हाथ बढ़ाया और 3 महीने के अंदर इस देश ने तीरा की जिंदगी बचाने के लिए 16 करोड़ रुपए इकट्ठा कर दिए। यहां तक कि केंद्र सरकार ने 6 करोड़ रुपए की इंपोर्ट ड्यूटी भी हटा दी। अब अयांश के माता पिता को उम्मीद है कि उनके बेटे के लिए भी लोग इंसानियत की नई मिसाल पेश करेंगे। अयांश गुप्ता को भी वैसी ही मदद चाहिए जैसे तीरा कामत को मिली थी, और जैसे तीरा कामत के पेरेंट्स ने जद्दोजहद की, वैसी ही जद्दोजहद अयांश गुप्ता के माता पिता भी कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि अयांश गुप्ता को ये मदद जल्द से जल्द मिलेगी और अयांश गुप्ता अपने उम्र के बच्चों की तरह खेलेगा कूदेगा। कैमरामैन रमना रेड्डी के साथ प्रसाद भोसेकर, जी मीडिया, हैदराबाद। आप ट्रेन में यात्रा जरूर करते होंगे। पिछले कुछ समय में आपको रेलवे के कोच में कुछ बदलाव भी दिखे होंगे। आने वाले दिनों में आपको AC 3 टियर का कोच बिल्कुल नए रंग रूप में दिखेगा। रेलवे ने AC 3 टियर के सफर को और आरामदायक बनाने के लिए कोच को पूरी तरह से बदल दिया है। धीरे धीरे नए कोचेस को यात्री ट्रेनों में लगाया जाएगा। ये आपके लिए बदलती सुविधाओं की तस्वीर है। ये रेलवे के ऐतिहासिक बदलाव की तस्वीर है। भारतीय रेलवे ने आपके लिए पहले AC 3 टियर इकोनॉमी क्लास कोच की शुरुआत कर दी है, जिसकी तस्वीर कुछ ऐसी है। 3 टियर AC कोच के नए डिजाइन में कई नई सुविधाएं हैं और इसमें 72 की जगह 83 सीटें हैं। 3rd AC में सफर करना अब पहले से और भी ज्यादा सुविधाजनक और सस्ता होगा।
अब आपको इस 3 टियर इकोनॉमी क्लास कोच की खासियत बताते हैं। इस नए पैसेंजर कोच में 72 की जगह 83 बर्थ होंगे। हर सीट के लिए एसी वेंट दिया गया है ताकि हर यात्री को एसी सफर का फायदा मिल सके। फिलहाल कोच के सिर्फ टॉप पर एसी वेंट होता है। हर सीट पर अलग अलग रीडिंग लाइट लगाई गई है। आग लगने के दौरान बचाव के लिए आधुनिक फायर सेफ्टी इंतजाम किए गए हैं। हर कोच में दिव्यांगों के लिए खास रूप से कोच में एंट्री और एग्जिट की व्यवस्था की गई है। सबसे ऊपर और बीच वाली सीट तक पहुंचने के लिए सीढ़ी को नया डिजाइन दिया गया है। ऊपर और बीच वाली सीट बर्थ में एक बढ़ी हुई हेडरूम है। हर बर्थ पर मोबाइल और यूएसबी पॉइंट चार्ज करने के लिए सॉकेट दिया गया है। साइड बर्थ के साथ स्नैक टेबल की भी व्यवस्था की गई है, जिसमें आप पानी की बोतल, मोबाइल फोन रख सकते हैं। और ये मॉडर्न कोच 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकते हैं। लोगों को बेहतर सुविधा देने के लिए रेलवे ने ये बदलाव किया है, लेकिन जो लोग इन सुविधाओं का इस्तेमाल करेंगे, इस कोच में यात्रा करेंगे, उन्हें भी इसका पूरा ध्यान रखना होगा, क्योंकि सार्वजनिक संपत्ति देश के लोगों की ही जिम्मेदारी है। दिल्ली से ब्रह्म प्रकाश दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। हमारी अगली खबर आपके काम की है। आज रात 12 बजे से अगर आप कार से किसी नेशनल हाईवे से गुजरेंगे और आपकी कार पर फास्टैग नहीं लगा होगा तो आपको 2 गुना टोल देना पड़ेगा। आपको बता देते हैं, फास्टैग एक स्टिकर है जो आपकी गाड़ी के रजिस्ट्रेशन से जुड़ा होगा। नेशनल हाईवे पर टोल का भुगतान फास्टैग से ही होगा। टोल प्लाजा पर लगे स्कैनर स्टिकर को स्कैन करेंगे। स्कैन करते ही टोल का भुगतान हो जाएगा। फास्टैग लगने के बाद आपको टोल प्लाजा पर रुकना नहीं पड़ेगा। फास्टैग स्टिकर को आप ऑनलाइन रिचार्ज कर पाएंगे। देश भर के सभी टोल प्लाजा के लिए फास्टैग को अनिवार्य कर दिया गया है और जैसा कि हमने आपको बताया, फास्टैग न होने पर आपको 2 गुना टोल चुकाना। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.